हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। वेलकम टू शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर और एडिटोरियल के क्लास में। तो सभी लोग अपनी अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग आज के करंट अफेयर का। पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। पहला हेडिंग डालिए, पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और इसके ऐतिहासिक महत्व का जश्न मनाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह महोत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र देश और जापान, ठीक है, उनके लिए ये जो बॉर्डर था, ठीक है, यहाँ की जो सीमा थी वो मतलब हेल्पफुल हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने के लिए यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? तो पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। तो ये आपको एक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और याद रखने की जरूरत है कि पंगसौ दर्रा है कहाँ पे। तो पंगसौ दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंगसौ दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा पर लगभग 3727 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर एग्जाम में पूछा जा सकता है पंगसौ दर्रा किन दो देशों की सीमा पर है? भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान। तो याद रखिएगा कि पंगसौ दर्रा कहाँ है? इंडिया और म्यांमार के बाउंड्री पे है। और पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। क्लियर? कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर? द पंगसौ पास इज लोकेटेड एट एन एटीट्यूड ऑफ 3727 फीट ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। क्लियर है? तो तीन चीजें नोट डाउन करना है इसमें। ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्यों किया जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एज फॉर नॉलेज आप लोग ध्यान रखिए। और तीसरी चीज कि कहाँ पे है, किस दो देशों की सीमा पे है? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर ये दर्रा स्थित है। क्लियर? अगला हेडिंग डालिएगा, फीडे शतरंज विश्व कप। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप होस्टिंग। ठीक है, शतरंज का विश्व कप। क्लियर? शतरंज का विश्व कप 2025 में भारत प्रतिष्ठित फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। क्लियर? इस बार 2025 में 2025 में शतरंज विश्व कप का होस्ट कौन है? तो होस्ट हमारा अपना प्यारा भारत है। क्लियर? हमारा इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2025 का शतरंज विश्व कप। क्लियर? तो पहली हेडिंग तो यही डालिएगा, इसके नीचे पॉइंट डालिएगा कि शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है 2025 की? तो भारत कर रहा है। शतरंज विश्व कप में हालिया प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। 23 के संस्करण में आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचते हुए रजत पदक जीता था। फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे, लेकिन उनकी उपलब्धि ने पूरे विश्व में शतरंज प्रेमियों का ध्यान खींच लिया था। तो 2023 में जो आपका शतरंज वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 2023 का जो हुआ था 24 में, उसमें प्रज्ञानंद जी ने मैग्नस कार्लसन से फाइनल में हार गए थे और इन्होंने रजत पदक जीता था। क्लियर? भारत के महानतम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद फीडे विश्व कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। उन्होंने 2000 और 2002 में लगातार 2 बार। विश्वनाथन आनंद का नाम कौन नहीं जानता होगा? ये चेस के बहुत ही महान खिलाड़ी है, भारत से संबंधित है और इन्होंने 2 बार फीडे शतरंज विश्व कप जीता है। एक बार 2000 में और एक बार 2002 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 बार इन्होंने आपका शतरंज विश्व कप का खिताब जीत रखा है। किसने? भारत के एकमात्र खिलाड़ी है। कौन? तो विश्वनाथन आनंद। आर प्रज्ञानंद ने क्या जीता था पिछले बार? रजत पदक जीता था। ठीक है, मैग्नस कार्लसन से हार गए थे। क्लियर? इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द प्रेस्टिजियस फीडे चेस वर्ल्ड कप विच इज द हिस्टोरिक मोमेंट फॉर दिस कंट्री। क्लियर? Viswanathan Anand is the only Indian player to have won the FIDE World Cup. He won the titles twice consecutively in 2000 and 2002. क्लियर? तो विश्वनाथन आनंद 2 बार जीतने वाले प्लेयर है, भारत के एकमात्र खिलाड़ी है
और भारत 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। अगला हेडिंग डालिएगा, दुनिया के सबसे अधिक मार्केट कैप वाले 25 बैंक। ठीक है, दुनिया के सबसे अधिक मार्केट कैप वाले 25 बैंक। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब होता है कि आपकी जो स्टॉक प्राइस है, ठीक है, आपके जो स्टॉक मार्केट में आपके कंपनी के जो प्राइस है वो कितने अधिक है। ठीक है, आप डाउन नहीं जा रहे हैं, आपके स्टॉक मार्केट में प्राइस अच्छी है, निवेशकों की संख्या अच्छी है, आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी है। ठीक है, तो इसी को मार्केट कैप कहा जाता है। मार्केट के अंदर आपकी क्या रेपुटेशन है वो मार्केट कैप कहलाती है, मार्केट कैप वैल्यू कहलाती है। तो इसमें अभी जो 25 बैंकों की सूची जारी की गई है उसमें भारत के 3 बैंक अंडर 25 में शामिल है। ठीक है, भारत के कितने बैंक शामिल है? भारत के 3 बैंक। दुनिया में सबसे अधिक मार्केट कैप वाले शीर्ष 25 बैंकों में भारत के HDFC, ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के कितने बैंक है? भारत के 3 बैंक है। कौन कौन से? HDFC, ICICI और SBI। तो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से कि निम्न में से कौन से बैंक टॉप 25 के मार्केट कैप के अंदर नहीं है। तो 3 बैंक है, HDFC, ICICI और SBI। क्लियर? यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। डेटा एनालिसिस और रिसर्च कंपनी ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के शीर्ष 25 मार्केट कैप वाले बैंक में HDFC की रैंकिंग 13 है, ICICI की 19 है और SBI की 24 है। ठीक है, तो इन तीनों की रैंक भी याद रखिएगा। HDFC 13 नंबर पे है, ICICI 19 नंबर पे है और SBI 24 नंबर पे है। तो भारत के कितने बैंक है टॉप 25 में? 3 बैंक है। इंडियाज HDFC बैंक, ICICI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव मेड इट टू द टॉप 25 बैंक विद द हाईएस्ट मार्केट कैप इन द वर्ल्ड। क्लियर है? भारत के 3 बैंक HDFC, ICICI और SBI। अगले टॉपिक पे चलते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगली हेडिंग डालिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये होता क्या है? ये आपकी सैन्य शक्ति को बताता है। किसको बताता है? सैन्य शक्ति को, मिलिट्री पावर को बताता है कि आपकी मिलिट्री पावर जो है वो कैसी है। ठीक है, आपके मिलिट्री पावर को बताता है, आपके देश की मिलिट्री पावर किस रैंक पर आती है। तो देखते हैं, 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी कर दी गई है। इसमें कुल 145 देश है। टॉप 3 में अमेरिका, रूस और चाइना है। टॉप पे कौन है? फर्स्ट पे अमेरिका की है, ठीक है, मिलिट्री। दूसरे पे रसिया की है, तीसरे पे चाइना की है और चौथे पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, चौथे पे कौन है? भारत है। तो टॉप 3 याद रखिएगा और इंडिया की रैंक याद रखिएगा। क्लियर? दोनों ही जरूरी है। टॉप 3 में कौन है? अमेरिका है, रूस है और चाइना है। ठीक है, और भारत का क्या रैंक है? चौथा स्थान है। भारत की रैंकिंग क्या है? 4th प्लेस पे है फायर पावर इंडेक्स में। भूटान इस सूची में सबसे नीचे है 145 पे। ये भी याद रखिएगा, सबसे निचले पायदान पे कौन है 145 पे? तो भूटान है। ठीक है, भूटान है। टॉप 4 पता चल गया, सबसे नीचे कौन है वो पता चल गया, और इंडिया की रैंकिंग क्या है वो आपको पता चल गया। 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया है। उतना जरूरी नहीं है, मतलब टॉप 4 याद रखिए इंडिया की रैंकिंग, और टॉप 3 आप याद रख लीजिए। ठीक है, टॉप 3 द मोस्ट पावरफुल आर अमेरिका, रसिया एंड चाइना। इंडिया हैज आल्सो फाउंड अ प्लेस इन द टॉप 5 इन द लिस्ट। इंडिया इज एट द 4th पोजीशन। क्लियर? भूटान इज द बॉटम ऑफ दिस लिस्ट, इट हैज बीन प्लेस्ड एट 145th। क्लियर? तो फायर पावर इंडेक्स हमारी मिलिट्री पावर को बताता है और इंडिया की रैंक 4 है। टॉप 3 में अमेरिका, रूस और चाइना है। क्लियर? अगले टॉपिक को देखते हैं, भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा। भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस फिल्म ने। इस फिल्म ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुका है ये फिल्म। ठीक है, नॉमिनी फॉर ऑस्कर शॉर्ट फिल्म के श्रेणी में। आपको पता होगा हाल पिछले विगत वर्षों में जो ऑस्कर की शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर जो जीती थी, उसी के डायरेक्टर है ये। ठीक है, उसी के डायरेक्टर है कौन? ये जो गुणित मोंगा जी है, इन्हीं की फिल्म थी एलिफेंट विस्पर, याद रखिएगा। तो इस बार जो फिल्म अनुजा है वो शॉर्ट फिल्म के रूप में
ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। फिल्म अनुजा ने 25 के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। तो हमें याद रखना है शॉर्ट फिल्म के श्रेणी में कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है, तो अनुजा हुई है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार भी हम ऑस्कर में कोई ना कोई अवार्ड लेकर किसी न किसी श्रेणी में ले आए। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी, याद रखिएगा डेट, कब सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस? 24 ऑफ जनवरी। ठीक है, 24 ऑफ जनवरी डेट याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस का। इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों के अधिकार, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। मतलब लड़कियों की जो अधिकार है, उनके जो राइट्स है, उनकी एजुकेशन है, उसको प्रमोट करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया यह दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। तो हम ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उनको प्रमोट करना है, एजुकेशन के सेक्टर में उनके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है। तो इन चीजों के लिए 2008 में ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब स्टार्ट हुआ था? तो 2008 में स्टार्ट हुआ था। स्टेटमेंट में डाल देगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरी बात, कब सेलिब्रेट की जाती है? 24 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों चीज। आ जाते हैं अपने एडिटोरियल के टॉपिक पे आज के। ठीक है, करंट अफेयर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है द हिंदू का, वो है जलगांव ट्रेन ट्रेजेडी ट्रिगर्ड बाय टी वेंडर्स फॉल्स फायर अलार्म। आप लोग यदि डेली न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने खबर न्यूज़ में जरूर पढ़ी होगी। जलगांव में एक बहुत ही दुखद ट्रेन हादसा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे रीजन, बहुत बड़ा रीजन तो नहीं था, बट एक टी वेंडर ने फायर अलार्म दबा दिया, जिस कारण से आग लगने की उसे वो हुई थी कि हाँ आग लग गई है। फायर अलार्म उसने बजा दिया और ट्रेन को रोक दी गई। यात्री उतरने लगे और उधर से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी दूसरी पटरी पर, और उससे बहुत लोगों की मौत हो गई उस दुर्घटना में। ठीक है, तो एक दुखद, अब इस पे देखते हैं कि इसकी वजह क्या थी, कहाँ गलतियाँ हुई है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, हॉट एक्सल एक वर्ड आता है। ठीक है, हॉट एक्सल ट्रेन से संबंधित एक वर्ड है, हॉट एक्सल। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। मेन रीजन वही था, जो हॉट एक्सल जो चीज़ें हुई है वो इसका मेन रीजन था। तो हम इनको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, हॉट एक्सल, इसको हम लोग समझेंगे। आइए हम अपने स्लाइड्स पे आते हैं। आग की अफवाह से यात्रियों में दहशत फैल गई, जिसके कारण अलार्म चेन खींच ली गई। आग की अफवाह मात्र थी। हुआ क्या था? हॉट एक्सल होता यह है कि जब ट्रेन में ब्रेक शू लगता है, ठीक है, जब ट्रेन में ब्रेक शू लगता है तो कभी कभी ये होता है कि जब आप ब्रेक छोड़ते हैं तो ब्रेक शू जाम हो जाता है। ठीक है, ब्रेक शू खुल नहीं पाता है, और उस कारण से जो पहिया होता है, क्योंकि पहिया लोहे के होते हैं, पटरी भी लोहे की है, घूमने की जगह वो रगड़ खाने लगती है, मतलब वो घिसने लगती है, और इस कारण से क्या होता है, आग जैसी चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। यहाँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये पटरियों से और जो ट्रेन के चक्के, क्योंकि दोनों ही लोहे के बने हुए हैं, तो वहाँ जो फ्रिक्शन से क्या होती है, आग निकलने लगती है। तो कुछ अनुभूति होती है कि आग जैसी चीज़ें हैं, धुआं निकल रहा है, आग निकल रहा है, और इसी कारण से जो टी वेंडर था उसने अलार्म दबा दिया कि आग लग गई है, और ट्रेन को रोकना पड़ गया। और यात्री उतरे, और उधर से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी, और इस कारण बहुत लोगों की मौत हो गई। तो ये हॉट एक्सल ध्यान में रखिएगा। जलगांव जिले के पचोड़ा स्टेशन के पास ट्रेन रुकी, जिससे यात्रियों को उतरना पड़ा। जो यात्री बगल की पटरी के किनारे उतरे, वे तेज गति से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। टर्निंग के पास ऐसी पटरी थी। ठीक है, ऐसे कुछ पटरी आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे यात्री उतरे थे, और इधर से आपकी, ठीक है, इधर से आपकी कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, और टर्निंग की वजह से पता नहीं चल पाया कि ट्रेन आ रही है, और बहुत ही यात्रियों की दुखद रूप से मृत्यु हो गई। पटरी पर मोड़ के कारण कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर की दृष्टि कम हो गई। स्वाभाविक सी बात है, टर्निंग थी तो पता चला नहीं कि टर्निंग के पास कौन है, नहीं है। हालांकि ड्राइवर ने चमकती लाइट को देखते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन टक्कर को रोकने के लिए ब्रेकिंग दूरी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि ट्रेन स्पीड में रहती है, बाइक और कार तो है नहीं कि आप तुरंत ब्रेक लगाओगे, पावर ब्रेक, और तुरंत जहाँ पे आप लगाते हो वहीं रुक जाती है। ट्रेन की ब्रेक बहुत पहले लगानी पड़ती है, और उसको एक अच्छा खासा डिस्टेंस
चाहिए ट्रेन को रुकने के लिए। जब तक ट्रेन रुकती रुकती बहुत लोगों की वहां पे बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो चुका था। रख रखाव के मुद्दे से पता चलता है कि हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग के कारण चिंगारी और धुआं निकल सकता है, जिससे आग लगने का डर हो सकता है। ब्रेक बाइंडिंग क्या होती है? जब ब्रेक काम नहीं करते तो पहिए घूमने के बजाय फिसल जाते हैं, जिससे घर्षण के कारण चिंगारी और धुआं निकलता है। मैंने आपको बताया हॉट एक्सल क्या होता है। ब्रेक शू जब काम नहीं करता है, ब्रेक जब फंस जाता है तो क्या होता है? फिसलने लगता है पहिया, और दोनों ही लोहे के बने हैं तो फ्रिक्शन के कारण आग निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। खराब रखरखाव प्रथाओं का संकेत व्यवहार पैटर्न यात्रियों में घबराहट और भ्रम की स्थिति पहले की घटनाओं में देखी गई है। अब हुआ क्या? इसके एक रीजन तो ये हो जाते हैं कि आप ब्रेक शू की सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जब ट्रेन खुलती है उससे पहले यार्ड में जब ट्रेन जाती है तो उसका निरीक्षण सही से नहीं किया आपने कि ब्रेक शू सभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 2017 एल्फिंस्टन भगदड़, मुंबई, एक फूल विक्रेता के बयान की गलतफहमी के कारण घबराहट फैल गई, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं ने यात्रियों के बीच डर के बढ़ाने में योगदान दिया है। ठीक है, ऐसी घटनाएं, अफवाहों से घटनाएं फैल जाती है। कहीं अफवाह फैल गया कि अरे यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, बम है, भगदड़ मची, बम था नहीं, भगदड़ मच गई और भगदड़ में बहुत लोग मारे गए। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं होती आई है, पहले भी हो चुकी है, और ये भी घटनाएं अफवाह से संबंधित थी। ठीक है, केवल अफवाह फैली थी कि आग लग गई है, थ्री वेंडर को लगा कि आग लग गई है, जबकि वो हॉट एक्सल की घटना थी, ब्रेक शू फंसने की घटना थी, और इस कारण से ट्रेन रोक दी गई। यात्री उतर गए कि आग लग गई है भाई, फटाफट उतरो, और उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी और उसकी चपेट में लोग आ गए। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए जब तक पुष्टि न कर ले जाए। इस चीजों को सुधारा कैसे जा सकता है? ठीक है, इन चीजों को सुधारा कैसे जा सकता है, इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, देखते हैं। बुनियादी ढांचे और सुरक्षा उन्नयन। ठीक है, पहले चीज तो आपको जो आपका जो ब्रेक शूज वगैरह है इसकी जांच आप सही से कीजिए। ठीक है, ट्रेन चलने से पहले जब यार्ड में ट्रेन जाती है तो उसको अच्छे से जांच प्रक्रिया से गुजरनी होती है, तो इसका मतलब वहां भी चूक हुई है, आपने अच्छे से जांच नहीं की कि सारे ब्रेक शूज सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्वचालित दरवाजे, जैसे वंदे भारत और राजधानी ट्रेन में यदि आप सफर करेंगे तो आप देखेंगे कि गेट्स ऑटोमेटिकली ऑफ और ऑन होते हैं। जैसे स्टेशन आती है तो जहाँ पे ट्रेनों को रुकना होता है तभी गेट खुलती है, वरना गेट नहीं खुलती है, और ट्रेन जैसे ही उस स्टेशन से क्रॉस करती है गेट लॉक हो जाते हैं। तो ये सिस्टम भी होनी चाहिए, जैसे कि मेट्रो वगैरह में होती है। तो यदि ऐसा होता तो शायद चीज़ें नहीं होती ये वाली। सभी बोगियों के दरवाजों की व्यवस्था को एक जैसा करना और लागत का प्रबंधन करना। ठीक है, ब्रेकिंग दूरी को कम करना, खासतौर पर कर्नाटक एक्सप्रेस और राजधानी जैसी तेज गति वाली ट्रेनों के लिए। रख रखाव में सुधार, नियमित निरीक्षण, ब्रेकिंग दूरी को सही करना। जैसे कि जो ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन है उनके लिए ब्रेकिंग का जो डिस्टेंस है, मैंने आपको पहले बताया कि जो बाइक और कार में जैसे कि आप जहाँ ब्रेक लगाते हो वहीं रुक जाती है, ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि आपको यहाँ से ब्रेक लगा देना है, जो उस दूरी पे यदि स्टेशन है तो वहाँ जाते जाते तक आपकी ट्रेन रुक जाए, तो उसको सही करना। यदि वो डिस्टेंस सही होता तो शायद लोगों से तक पहुँचने से पहले ट्रेन रुक जाती। और रख रखाव, मैंने बताया ही कि ट्रेन खुलने से पहले आपको नियमित रूप से सारी चीज़ों की जांच करनी चाहिए, यदि खराब है तो उसको आप बदल दीजिए। क्लियर? ब्रेक बाइंडिंग और एक्सल हीटिंग समस्याओं को सख्त रखरखाव प्रोटोकॉल के साथ संबंधित करें। ठीक है, कर्मचारियों को आपातकालीन परिदृश्य को प्रभावी ढंग से संभालने का शिक्षित करें। अब जो भी वहाँ पे रेलवे कर्मचारी थे उनको भी ध्यान देना चाहिए था कि पटरी पे ना उतरे। आप उनको, यदि लोग उतर रहे हैं, ऐसी अफवाह फैल गई है कि आग लग गई है, मान लीजिए कि वास्तविक रूप से यदि आग लग ही जाती, सही रूप में यदि ट्रेन में आग लगी होती तो यात्री तो उतरते ही, और यात्री यदि उतर रहे हैं और बगल में दूसरी पटरी है तो ट्रेन भी आ सकती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? एक तो यात्रियों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, रेलवे कर्मचारी है, उनको ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, यात्रियों की जागरूकता, मैंने आपको बताया यात्रियों को भी ध्यान देना चाहिए था कि पटरी है तो ट्रेन आ सकती है भाई, कभी भी कोई भी ट्रेन आ सकती है, तो आप पटरी पे खड़ा ना रहे। लेकिन हुआ ये कि उन्हें पता ही, जैसे ही वो उतरे घर से तुरंत ट्रेन आ गई। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा अभियान, अनिर्धारित स्टॉप के दौरान यात्रियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रशिक्षित करे, आसपास की पटरियों पर उतरने को हतोत्साहित करे। क्या बताया मैंने अभी? यही चीज बताई ना मैंने, कि यात्रियों को बताए कि पटरी है, कभी भी ट्रेन आ सकती है। ठीक है, ऑन साइड ना उतरे, देख के उतरे कि किस साइड पटरी नहीं है। ठीक है, यदि सिग्नल वगैरह देखिए कि यदि सिग्नल ग्रीन है तो मतलब कि कोई इस पटरी पे ट्रेन आ रही है,
यदि सिग्नल रेड है मतलब कि कोई पटरी, मतलब अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी। तो यदि फाटक वगैरह क्रॉस करते हैं तो फाटक क्यों बंद कर दिए जाते हैं? आपकी सुरक्षा के लिए। यदि आप कोई बहुत दुर्घटनाएं होती है, ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो रेलवे वाली जो पुल होती है उसको लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, छोटी छोटी पुल जो होती है, तो आप देख लीजिए आगे पीछे कि सिग्नल ग्रीन है या फिर रेड है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। पहली बात, पटरियों पर तो चलनी ही नहीं चाहिए, वो आपके चलने के लिए नहीं बल्कि ट्रेन की चलने के लिए है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये ट्यूटोरियल था जो दुर्घटना घटी थी, पेपर में बढ़ चढ़ के इस पे चीज़ें आ रही थी कि कैसे सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं, किन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र हमने ये टॉपिक पे आज डिस्कशन किया, करंट अफेयर की चीज़ों पर डिस्कशन किया। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्लास के साथ। थैंक यू।